कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। गुलाब और मोगरे की खुशबू हवा में घुली थी। कमरे में फैले फूल और जगमगाती कैंडल्स माहौल को रोमांटिक बना रही थी। मगर मुस्कान को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके लिए जहर हो। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़क रहा था। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। आने वाले खूबसूरत रोमांटिक पलों के लिए उसके दिल में कोई गुदगुदी नहीं, बल्कि एक डर की तेज लहर से उठ रही थी। उसने आज तक जितना भी शिवा जोशी के बारे में सोच रखा था, उसका दिल यही सोचकर कांप रहा था। वो कमरे में आने के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। वो सिर झुकाए सजी धजी गोल्डन और लाल लहंगे में बैठी थी। अपनी हथेलियों की नमी को साफ करती हुई वो दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह आज की रात अच्छे से गुजर जाए। लेकिन उसे नहीं पता था ये रात उसकी ज़िंदगी के लिए बर्बादी की रात साबित होने वाली थी। उसका ये नाजुक सा वजूद, जिसे देखकर किसी नाजुक सी गुड़िया का गुमान होता था, आज शिवा जोशी बुरी तरह रौंदने वाला था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो चौंक गई, सांसें तेज हो गईं। फर्श पर बाहरी कदमों की आहट गूंजने लगी और अगले ही पल शिवा जोशी कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। सफ़ेद कॉटन का सूट, कोहनी तक चढ़ी स्त्रीदार बाजुएं, चौड़े कंधे, लंबा कद, गंभीर अंदाज। अगर वो किसी शहजादे की तरह दिख रहा था तो उसके सख्त हाव भाव उसे किसी निर्दयी बादशाह से कम भी नहीं बना रहे थे। उसके कदमों की आहट महसूस करके मुस्कान का दिल बुरी तरह धड़का था। उसने नेट के घूंघट से नजरें उठाकर शिवा जोशी को देखा था और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही वो बुरी तरह डर चुकी थी। उसने जिस तरह खटाके की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया था, मुस्कान समझ चुकी थी कि वो कितना गुस्से में है। शिवा कुछ कदम चलते हुए मुस्कान के करीब आया और वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ बांधकर कठोर नज़रों से उसे घूरता रहा। मुस्कान ने नज़रें उठाने की हिम्मत नहीं की। वो बहुत डरी हुई थी कि तभी उसके कानों में शिवा जोशी की एक गंभीर और दिल को तोड़ने वाली आवाज़ सुनाई दी। ये रात मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बदनसीब रात है जिसे मेरे नसीब में लिख दिया गया। शिवा की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। तुमने तो सपने देखे होंगे कि आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे हसीन सपना बनेगी, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें एक ऐसी सज़ा देने आया हूँ जिस सज़ा का दर्द तुम जिंदगी भर महसूस करोगी। मुस्कान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। जानती हो ना तुम कौन हो? शिवा ने और कड़वाहट उंडेली। मेरी सौतेली माँ की लावारिस भांजी, जिसे वो ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल गई। और जब मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ तो उसकी भांजी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे कर सकता हूँ? मुस्कान ने मुश्किल से अपने कांपते हाथों को काबू में किया। वो कुछ पल के लिए खामोश हुआ, फिर आगे बोला, तुम सोच रही हो कि जब शादी हो गई तो मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा और तुम्हें दिल से अपना लूँगा। वो बेअंग से हंसा। तुम जैसी कमज़ोर और बेसहारा लड़की के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। उसकी हंसी और भी जहरीली हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके शब्दों में छलकती नफरत और गुस्से को देखकर मुस्कान का दिल किया कि उठकर भाग जाए, मगर उसके पांव बेजान हो चुके थे। शिवा जोशी आगे बढ़ा और उसके कान के पास झुककर उसके करीब होकर सरगोशी करने लगा। याद रखना, शादी हुई है तो सुहागरात तो जरूर मनाऊंगा। अपने अंदर के मचलते जज्बातों को सुकून दूंगा। आज की रात तो मेरे बिस्तर की शोभा बनोगी, लेकिन कल मैं तुम्हें इसी हाल में छोड़कर, तड़पता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी ज़बरदस्ती थोपी गई लड़की को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा नहीं रखता। मुस्कान की पलकों पर आंसू ठहर गए। उसका वजूद कांप रहा था। और हाँ, शिवा ने सीधा खड़े होकर सर्द अंदाज में कहा, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी बरतूंगा। मैं वो सब कुछ करूँगा जो मेरे वजूद को सुकून पहुँचाएगा और तुम्हें हर लम्हा याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, एक नापसंद बोझ। मुस्कान ने बेख्तियार खुद को पीछे किया था, लेकिन शिवा के तेवर बता रहे थे उसकी कोई भी कोशिश बेकार जाएगी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बेड पर आ गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और मुस्कान के चेहरे पर जमी थीं। हाथ आगे करो, उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी और मुस्कान का दिल कांप कर रह गया। उसने सिर झुकाकर सिमटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल शिवा जोशी ने झपटकर उसका नाजुक हाथ थामा। उसकी पकड़ सख्त थी। छोड़ दीजिए प्लीज़। मुस्कान की कांपती हुई आवाज़ मुश्किल से निकली, मगर शिवा के चेहरे पर कोई असर न हुआ। छोड़ दूँ? वो एक कड़वी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी विनती पर मैं अपना हक छोड़ दूंगा? सिर्फ एक रात ही तो चाहिए, अच्छे से दे दो। वैसे भी
पति को खुश करना तो पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है, वो एक तंजिया अंदाज में बोला था। मुस्कान ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर शिवा गुस्से में आकर उसका घूंघट उतारकर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम से चेहरे पर नजर पड़ते ही वो कुछ पल हैरानी से साकित रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बंध गई थीं। उसके सामने एक चांद सा चेहरा था, बड़ी बड़ी नम आंखें, भीगी पलकें, हल्के से कांपते हुए होंठ और वो खूबसूरत मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी गहने के भी दिल को कैद कर लेने की ताकत रखता था। शिवा ने इससे पहले भी कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, शायद मुस्कान से भी ज़्यादा, लेकिन जो मासूमियत मुस्कान के चेहरे पर थी वो मासूमियत उसने आज तक नहीं देखी थी। शिवा का सख्त चेहरा कुछ पलों के लिए बेजान सा हो गया, जैसे वो अपनी जगह जम सा गया हो। दिल की धड़कन एक पल के लिए ठहर गई, मगर फिर जैसे कोई जादू टूटा हो। उसे याद रहा तो बस इतना कि वो उसकी सौतेली माँ की रिश्तेदार है, जिस औरत से वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। उसने सख्ती से चेहरा घुमा लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। शिवा जोशी की बदलती हालत को मुस्कान ने भी महसूस कर लिया था और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद आज उसकी रिहाई हो जाए। बड़ी ही उम्मीद के साथ मुस्कान की कांपती हुई आवाज़ उभरी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे सज़ा मत दीजिए। लेकिन शिवा जोशी की आंखों में फिर वही बहशियत लौट आई। माफ़ी? वो कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका। किस बात की माफ़ी मांग रही हो? हाँ? मुस्कान ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर शिवा ने झटके से उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करो। उसकी आवाज़ किसी जहर में डूबे खंजर की तरह थी। तुम्हारी मासी ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वो कीमत मैं आज ही लूँगा। ये कहकर वो उसके करीब हुआ था। उसके पहले स्पर्श पर ही मुस्कान की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। एक तंजिया हंसी हंसते हुए शिवा ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया था, जहां उसके होंठों से खून की बूंदें छलक रही थीं। ये मेरी नफरत की पहली निशानी थी, अब आगे की नफरत सहने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी, जबकि मुस्कान ने आंखें बंद करते हुए खुद को संगदिल इंसान के हवाले कर दिया था। रात के अंधेरे में जब शिवा के हाथों ने मुस्कान की खूबसूरती को महसूस किया तो एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। लेकिन वो अपने दिल में मुस्कान के लिए कोई जज्बात पालना नहीं चाहता था। उसने बचपन से लेकर अब तक जितनी तकलीफ़ें उठाई थीं उन सब तकलीफ़ों का बदला वो मुस्कान से लेना चाहता था। शिवा का रवैया एक बेरहम जल्लाद जैसा था, जिसे जरा भी रहम महसूस नहीं हो रहा था। उसका हर स्पर्श मुस्कान के लिए एक दर्दनाक सदमे जैसा था। वो पूरी ताकत से खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी ताकत के सामने बेबस थी। बस बस करें, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती। मगर शिवा जोशी पर कोई असर न हुआ। वो अपनी सौतेली माँ की नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ चुका था, और इस समय सिर्फ एक दरिंदा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज की रात अपने हक के लिए बनी थी। और वो हक एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में बिल्कुल निर्दोष थी, जिसने कोई गलती नहीं की थी। वो मुस्कान थी जो कभी अपनी माँ के सामने उफ तक नहीं करती थी। माँ के गुजर जाने और पिता के चले जाने के बाद वो अपनी मासी के घर आ गई थी, और आज उसी मासी ने उसकी शादी अपने सौतेले बेटे से करवा दी थी, जो अपनी कठोरता के लिए मशहूर था। और उसने वही किया जिसका मुस्कान ने अंदाज़ा लगाया था। पहली ही रात उसने उसे तोड़ कर रख दिया था। निर्दोष होते हुए भी वो नफरत की भेंट चढ़ गई थी। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी उतर रही थी, मगर ये रोशनी किसी नरमी या उम्मीद की निशानी नहीं थी। ये रोशनी एक बर्बादी का ऐलान कर रही थी, एक ऐसी रात के बाद जो किसी अजाब से कम नहीं थी। शिवा जोशी आईने के सामने खड़ा अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें चढ़ा रहा था। उसकी काली पैंट बेदाग, बाल सलीके से सेट, चेहरा सख्त और भावशून्य। थोड़ी ही देर बाद हाथ में पासपोर्ट, वीज़ा और एक सूटकेस था। वो हर तरह से जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने नज़र घुमाकर बेड की तरफ देखा, जहां मुस्कान बेहाल सी लेटी थी। उसका शरीर निढाल हो चुका था। पूरी रात उसने शिवा जोशी की नफरत के जुनून को सहा था। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके मुस्कान ने धीरे से आंखें खोलीं, और नज़रों का टकराव होते ही शिवा ने जल्दी से अपनी नज़रें चुराई थीं। कुछ तो था जो अंदर से उसका दिल उसे शर्मिंदा कर रहा था। उस नाजुक सी लड़की के साथ उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। नफरत में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने दिल में उठने वाले जज्बातों को थपक कर सुला दिया था, और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके पास बेड पर रख दिए।
ये लो तुम्हारी पहली रात की कीमत। शायद यही तुम्हारी औकात थी, है और हमेशा रहेगी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल न सकी। अपनी चादर को अपने आसपास लपेटे वो अपना सर घुटनों में देकर सिसक उठी थी। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे सजा दे रहे हो? प्लीज इस तरह मुझे छोड़कर न जाएं। इस रिश्ते को एक मौका दें। हम मिलकर अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे। वादा करती हूँ आपकी जिंदगी में जितने भी गम हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, अपनी मोहब्बत से उन तकलीफों को कम कर दूंगी। मैं रिश्तों के लिए तरसी हुई लड़की हूँ। पूरे मन से आपको अपना पति माना है और पूरे मन से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसने बेबसी से नजर उठाकर शिवा जोशी को देखा था। वो उसे रोक लेना चाहती थी, अपने रिश्ते की बेड़ियां उसके पैरों में डालना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाने के सारे मौके तुमसे छीन लेना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जाकर। उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर कंधे झटक कर सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और फिर कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मुस्कान बैठी बेबसी से रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी बेबसी की गवाह थी और वो नोट उसकी बेकदरी का सबूत। बाहर कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, फिर इंजन स्टार्ट होने की गूंज, और अगले ही पल शिवा जोशी लंदन के लिए रवाना हो चुका था, अपनी नई जिंदगी की ओर। और मुस्कान, वो वहीं पीछे छूट गई। उजड़ी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह टूट चुकी मुस्कान की जिंदगी पहले भी बेरंग थी और अब तो और भी बेरंग हो गई थी। दिन और रात अपनी रफ्तार से बीत रहे थे, लेकिन उसे अपना होश भी नहीं था। 2 महीने बाद कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर अंदर बैठी मुस्कान के लिए रोशनी बेमानी थी। वो खिड़की के पास बैठी किसी बेजान मूर्ति की तरह दिख रही थी, आंखें शून्य में टिकी हुई, चेहरा बुझा बुझा और शरीर जैसे किसी अनजाने बोझ के तले दब चुका था। 2 महीने बीत चुके थे, मगर उसकी हालत ज्यों की त्यों थी, बल्कि शायद पहले से भी ज़्यादा बदतर। उसकी आंखों के सामने वो रात किसी खौफनाक मंजर की तरह जिंदा होने लगती। वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़, वो बेरहम आंखें, वो जहरीले शब्द और फिर वो वहशी लम्हे जब उसकी इज्जत तार तार कर दी गई थी। जब वो तड़पती रही, रोती रही, मगर शिवा जोशी ने एक पल के लिए भी रहम न किया और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और फिर उसके सर में तेजी से दर्द उठा। मुस्कान ने तड़पकर सिर झटका। नहीं, वो ये सब याद करना नहीं चाहती, मगर वे लम्हे किसी भूत की तरह उसके दिमाग पर हमला कर रहे थे। बही दर्द, बही जिल्लत, बही बेबसी और बही शिवा जोशी। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं। वो अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ में इतनी तकलीफ थी कि दीवारें भी कांप गई होंगी। मत करो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वो चीखती जा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर तक गूंजने लगीं। लॉन्ज में बैठी सीमा जी ने चाय का कप झटके से मेज पर रखा और घबराकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उनके सामने जो मंजर था उनका दिल चीर कर रख दिया था। मुस्कान जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। मुस्कान, सीमा बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, मुस्कान ने खुद को झटके से पीछे कर लिया। नहीं प्लीज शिवा, भगवान के लिए मत मत करो, मत छूना मुझे। सीमा जी का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था, उनकी आंखें नम हो गईं। मुस्कान मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी मासी, उन्होंने नरमी से कहा, मगर मुस्कान की आंखें डर से फैली हुई थी। मत मारो मुझे, प्लीज मत छूना। उसने हाथ जोड़ दिए जैसे कोई गुनहगार रहम की भीख मांग रहा हो। सीमा का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। बस बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है, या मैं हूँ तुम्हारे साथ मेरी जान। मुस्कान के जिस्म ने हल्की सी हरकत की, मगर फिर जैसे वो पूरी तरह ठंडी पड़ गई। उसके आंसू सिसकियों में बदल गए और फिर सिसकियां भी दम तोड़ गईं। उसका वजूद सीमा जी की गोद में ढह गया और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। सीमा जी ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया, मगर वो बिल्कुल बेजान पड़ी रही। हे भगवान, मेरी बच्ची। उन्होंने फौरन डॉक्टर को फ़ोन लगाया। पहले ही घंटी पर कॉल रिसीव हो गई। डॉक्टर, प्लीज़ तुरंत घर आ जाएं। मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उनकी आवाज़ में घबराहट और बेबसी का गहरा मिला जुला असर था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आहना कमरे में मौजूद थीं, सफ़ेद ओवरकोट पहने, चेहरे पर संजीदगी और प्रोफेशनल रवैया लिए। वो मुस्कान का चेकअप कर रही थी। मुस्कान बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा सफ़ेद, जैसे खून की एक बूंद भी न बची हो। सीमा उसके सिरहाने बैठी थी और आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई।
डॉक्टर आहाना ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। सीमा जी, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। उनका लहजा सख्त था। मैं समझ रही हूँ, मगर हुआ क्या है इसे? सीमा जी की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर आहाना ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, ये इस वक्त गंभीर मानसिक और शारीरिक कमजोरी का शिकार हैं। इनके लिए इस हालत में रहना बेहद खतरनाक है। इन्हें सही वक्त पर खाना चाहिए, आराम चाहिए और सबसे बढ़कर मानसिक सुकून चाहिए। लेकिन लेकिन ये इतनी कमज़ोर क्यों है? और इस हाल से क्या मतलब है आपका? ये किस हालत में है, मैं समझ नहीं पा रही डॉक्टर। सीमा जी का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। डॉक्टर आहाना कुछ पलों के लिए चुप रहीं, जैसे सही शब्द तलाश कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, क्योंकि ये उम्मीद से है सीमा जी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा जी का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या? उनके होंठ कांपे। सच कह रही हैं आप? डॉक्टर आहाना ने सिर हिलाया। जी, और इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा शायद बच न सके। डॉक्टर आहाना की इस खबर पर सीमा जी को लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। आपको हर हाल में इनका ख्याल रखना होगा। खाने पीने का खास ध्यान रखें। उन पर कोई दबाव न डालें, वरना इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर आहाना ने कुछ और ज़रूरी हिदायतें दी। फिर मुस्कान पर एक हमदर्दी भरी नज़र डालकर वहाँ से चली गईं। सीमा जी ने कांपते हाथों से मुस्कान के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी उतर आई थी। उनकी आवाज़ एक सरगोशी जैसी थी। मेरी बच्ची, तुम मेरी सजाओं की भेंट चढ़ गई हो। उनकी आंखों के सामने उनका अपना अतीत घूम गया। वही शिवा का बचपन, वही वक्त जब उन्होंने शिवा के साथ जुल्म किया था, जब उन्होंने एक मासूम को सिर्फ अपने गुस्से, अपनी नफरत और अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया था। कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो उन्होंने मासूम से शिवा को नहीं दी थी। एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी उन्होंने। उसे बेबुनियाद मारा, उसे ताने दिए, उसका दिल जख्मी किया। और आज मेरा अपना खून उसी अजियत में पड़ा है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे पापों की सजा है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर मुस्कान के माथे को चूमा, जैसे अपनी हर खता का पश्चाताप कर रही हो। मैंने शिवा के साथ जो किया, शायद उसी का बदला वो तुम्हें इस तबाही की राह पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मींच लीं। 2 आंसू टूटकर उनके गालों पर लुढ़क आए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सीमा जी के लिए मुस्कान को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे इस बात का पता चला कि वो माँ बनने वाली है, वो बहुत रोई थी। उसे नहीं चाहिए था ये बच्चा। उसकी नफरत की निशानी, जो नफरत शिवा जोशी शादी की पहली रात उस पर उंडेल कर चला गया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया और अब 7 महीने का अरसा बीत चुका था। अस्पताल का कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी उदासी घुली थी। नरम सफ़ेद रोशनी पूरे कमरे में फैली थी और बिस्तर पर लेटी मुस्कान गहरी नींद में थी। उसका चेहरा जर्द था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और वो बेहद कमज़ोर लग रही थी, जैसे महीनों की तकलीफ और थकान ने उसके वजूद को निचोड़ कर रख दिया हो। उसके पहलू में एक नन्हा सा वजूद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ बेखबर सो रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होंठ, बंद आंखें। उसका मासूम सा चेहरा जो बिल्कुल शिवा की कॉपी था। शिवा का खून, वही शिवा जिसने उसे तबाह कर दिया था और फिर पलटकर कभी खबर तक ना ली थी। सीमा जी एक तरफ खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कई लम्हों तक बस उस नन्हे वजूद को देखती रहीं। फिर उन्होंने नज़र उठाकर जोशी साहब की तरफ देखा, जो ऊपर से मजबूत नजर आ रहे थे, मगर उनके चेहरे की झुर्रियाँ उनके टूटे हुए दिल की दास्तान बयान कर रही थीं। सीमा ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आप अपने बेटे को फ़ोन करें, बताएं उसे कि उसकी औलाद हुई है। शायद वो आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। जोशी साहब ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों की कोई उम्मीद ना हो। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उन्होंने एक थकी हुई सांस ली और फ़ोन को वापस बंद कर दिया। वो मेरी बात नहीं सुनता सीमा। उनकी आवाज़ में हार का एहसास साफ नज़र आ रहा था। वो मेरी कॉल रिसीव तक नहीं करता। सीमा जी ने बेबसी से उन्हें देखा। क्या तुमने आज कोशिश की? जोशी साहब ने सर हिलाया। न जाने कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, मुस्कान की हालत बताने के लिए, उसके दर्द का एहसास दिलाने के लिए, मगर उसने एक बार भी पलटकर नहीं पूछा। सीमा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिल चाहा चीख चीख कर शिवा को कोसें, उसे झकझोरें, मगर वो जानती थी कि जिसके अंदर एहसास मर जाए उसे कोई पुकार वापस नहीं ला सकती। तो ये तुम्हारी परवरिश थी? उनका लहजा कड़वा हो गया था। एक बाप अपने बेटे को कितनी बार फ़ोन करे कि तुम्हारी बीवी तबाह हो रही है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, और वो सुनने तक को तैयार नहीं। जोशी साहब ने दुख से अपनी बीवी को देखा। क्या मैंने कम तकलीफ सही है? मैं भी बाप हूँ,
मगर एक ऐसा बाप जिसका बेटा उसे अहमियत देना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बाहर रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और अंदर दो हारे हुए इंसान एक दूसरे के सामने खड़े थे। मुस्कान गहरी नींद में थी, उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और उसका मासूम सा बच्चा जो अभी दुनिया में आया था इस बेखबरी में सो रहा था कि जिसके नाम का वो बारिश था, वो शायद उसे अपनाने कभी ना आए। 1.5 साल बाद जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा एक से नहीं रहते। हवेली के हरे भरे लॉन में शाम की सुनहरी रोशनी मुलायम घास पर छन छन कर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं परिंदे अपने घोंसले को लौट रहे थे। लॉन के बीचों बीच मुस्कान सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी वीरानी नहीं थी, अब वो जिंदगी की तरफ धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला बच्चा बैठा हुआ था जो अपनी तोतली जुबान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो कभी अपनी नन्ही उंगलियां अपनी माँ के चेहरे पर रख देता, कभी उसके कपड़ों को मुट्ठी में जकड़कर खींचने लगता और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुस्कान को देखता जैसे कुछ कहना चाहता हो। अहम बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो खा लो, मुस्कान ने नरम लहजे में कहा और चम्मच उसके मुंह के पास ले गई। नहीं, अहम ने तुरंत गर्दन झटकी, नन्हे नन्हे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने की कोशिश की और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अहम, मुस्कान ने हैरानी से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तो बिजली की तरह लॉन में दौड़ पड़ा। नन्हे नन्हे कदम, छोटी छोटी खिलखिलाती हुई सी हंसी। मुस्कान एक पल के लिए थक कर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। अहम, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? अहम हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और मुस्कान उसके पीछे पीछे। सीमा जी जो अंदर बैठी चाय पी रही थी, जब बाहर से खिलखिलाहट की आवाज़ सुनी तो उनके कदम बेकाबू होकर लॉन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मुस्कान को अपने नन्हे से बेटे के पीछे भागते देखा, उनके लबों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। क्या हो रहा है? उन्होंने मुस्कान को छेड़ने के अंदाज में कहा। मुस्कान हाँफती हुई रुक गई। मासी जी देखिए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बस दौड़ने में माहिर हो गया है। सीमा जी हंसते हुए आगे बढ़ी और झट से अहम को गोद में उठा लिया। छोटे नवाब, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो अपनी माँ के साथ? अहम ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि वो सबकी जान है। अब देखना तुम्हें खाना कैसे खिलाते हैं, सीमा जी ने शरारत से कहा और मुस्कान को आंख मारी। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती चम्मच अहम के मुंह के पास किया। पहले तो वो विरोध करता रहा, हाथ पैर मारे और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मगर जैसे ही चम्मच उसके होंठों तक पहुंचा, वो बेवजह चम्मच को मुंह में ले गया और मजे से चबा गया। मुस्कान ने मुस्कुराकर अहम के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरी। ये हमारा शहजादा है। हाँ बिल्कुल, सीमा जी ने मुस्कान के कंधे पर हाथ रखा, और तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इस 1.5 साल के सफ़र में सीमा जी ने कई मुश्किल दौर देखे थे। कई बार वो टूटकर बिखरी थी, कई बार वो रोई थी, कई बार वो इतनी बेचैन हुई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वो अहम को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर फिर एक माँ की ममता जाग उठी थी। उसने अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा ही लिया था और फिर वो दिन था और आज का दिन वो बदल गई थी। एयरपोर्ट। 3 साल बाद एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची इमारतों के शीशों से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे को हल्का सा सुनहरा बना रही थी। 3 साल बाद वो इस सरजमी पर कदम रख चुका था जिसे वो हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। शिवा जोशी, जो पहले ही बेहद खूबसूरत था, अब और भी रौबदार और आकर्षक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा और हल्की बढ़ी हुई शेप उसे और भी गंभीर और मैच्योर बना रही थी। वो ब्लैक पैंट और शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन ओवरकोट पहने खड़ा था। हाथ में मोबाइल पकड़े वो बेचैनी से स्क्रीन पर नजरें जमाए खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ उसका पर्सनल असिस्टेंट पसीने में भीगा खड़ा था। शिवा जोशी के माथे पर हल्की तोरी थी, सब्र का दामन वह पहले ही छोड़ चुका था। ये बुकिंग कैंसिल किसने की? उसने सख्त अंदाज में पूछा। असिस्टेंट ने सूखे होंठों पर जबान फेरी और नजरें चुराते हुए बोला, सर ये जोशी साहब ने। क्या? शिवा के चेहरे के जाबी और सख्त हो गए। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगीं। जी सर, उनके खास हुक्म पर। असिस्टेंट हिचकिचाया। शिवा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया, जेब में हाथ डालकर कार की चाबी टटोलने लगा, मगर याद आया कि यहाँ उसकी पर्सनल गाड़ी मौजूद नहीं थी। 3 साल में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, एक बार भी इस सरजमी से जुड़ने की कोशिश नहीं की थी जहाँ वो पला बड़ा, जहाँ उसका बचपन और परिवार था। वो सख्त तेवर लिए बाहर निकला। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हल्की ठंडक ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर तो जैसे आग लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को निगाहों से परखा, फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है?
जोशी हवेली। ड्राइवर ने हैरत से एक पल को शिवा को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर सर झुकाकर दरवाजा खोल दिया। शिवा गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से टेक लगा गया। लंदन की बिजनेस लाइफ ने उसकी शख्सियत में और भी संजीदगी भर दी थी, मगर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन मौजूद था, जिसे वो खुद भी महसूस नहीं कर पाता था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसने सरगोशी में खुद से कहा, शायद यहाँ आना मेरी गलती है, मगर किस्मत उसे यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए लेकर आई थी। और वो इस हकीकत से अनजान था कि हवेली में न सिर्फ उसका अतीत बल्कि उसका भविष्य भी उसका इंतजार कर रहा था। एक नन्हा सा वजूद जो उसका खून था, जो उसकी नफरत और बेदर्दी का मेल था, और जिसकी हंसी में शायद वो नरमी थी जो शिवा खो चुका था। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर कार के टायर रुके तो गेट कीपर ने झट से दरवाजा खोला, मगर अगले ही पल सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। 3 साल पहले जो इंसान इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ गया था, वो आज रात के इस पहर अचानक यूं लौट आया था, जैसे किसी अधूरे ख्वाब का बिछड़ा किरदार हकीकत में वापस आ गया हो। शिवा जोशी ने एक सरसरी नज़र गेट कीपर पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट खामोशी से चल रहा था। गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी, उसने सपाट लहजे में अपने असिस्टेंट से कहा और ख़ुद अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे यकीन था वहाँ हमेशा की तरह बस तन्हाई होगी। वो दरवाजे तक पहुँचा, हल्का सा धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम रोशनी में एक नाजुक सा औरत का वजूद नजर आया, जो बिस्तर पर सपनों की दुनिया में गुम था। शिवा की सांस एक पल को थम गई। मुस्कान? उसका दिल अजीब से अंदाज में बेचैन हुआ था। वो मुश्किल से आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी वो हल्का सा हिली। वो किसी आहट से जाग चुकी थी। मुस्कान ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई। फिर जैसे ही उसकी निगाह सामने खड़े शख्स पर पड़ी, उसका पूरा जिस्म एकदम साकित हो गया। सांसें अटक गईं, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने बहम समझकर दोबारा पलकों को झपकाया, मगर सामने खड़ा शख्स बाकी शिवा जोशी था, उसका पति, जिसे वो 3 साल पहले अपने दिल से, अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी। और आज वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस रात का दर्द, बेइज्जती उसे फिर से याद आने लगे और वो खौफजदा नज़रों से शिवा को देख रही थी, जबकि शिवा की निगाहें उस पर जमी हुई थी। मगर अचानक ही उसकी निगाहें मुस्कान के बराबर में सोए एक छोटे से मासूम वजूद पर जा टिकी। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन मुस्कान डर से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर शिवा का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। ये कौन है? उसका लहजा ठंडा था, मगर उसमें एक अनजानी सी कपकपी थी, जैसे वो खुद भी अपने सवाल से डर रहा हो। मुस्कान की जबान जैसे तालों में जकड़ गई थी, उसके होंठ कांपे, मगर वो कुछ कह न सकी। शिवा के चेहरे पर इतने रंग बदल रहे थे कि मुस्कान समझ ही नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसकी हालत क्या हो रही है। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, मगर शिवा के दिल में एक तूफान उठकर खड़ा हुआ। वो बेसब्री से आगे बढ़ा, उसकी नज़रें बार बार मुस्कान से उस नन्हे वजूद तक जा रही थीं। कौन है ये? उसकी आवाज़ धीमी मगर जहर में डूबी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। मुस्कान की सांसें अटक गईं। उसने शिवा की आंखों में जलते शोले देखे और सहम कर और भी पीछे हट गई। मैंने पूछा, ये कौन है? इस बार उसका लहजा ज़्यादा सख्त और सवाल का वार और गहरा। मुस्कान की नज़रें ज़मीन पर थीं। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। शिवा की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने झटके से आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झंझोड़ कर रख दिया। मुस्कान, ये बच्चा कौन है? उसका लहजा गुस्से से भरा था। मुस्कान ने सहमकर आंखें बंद कर लीं, आंसू गालों पर लुढ़क आए। मुस्कान, शिवा की गिरफ्त और भी ज़्यादा कस गई थी। अहम, आपका बेटा, वो हिचकिचाते हुए रोते रोते बोल पड़ी। क्या? शिवा का दिल एक पल के लिए थम सा गया था। मेरा बेटा? उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर इन शब्दों ने जैसे कमरे में धमाका कर दिया। शिवा की पकड़ ढीली पड़ गई। वो पलकें झपकाना तक भूल गया। शिवा के शब्द गले में ही अटक गए थे। उसने बेयकीनी से एक कदम पीछे लिया, जैसे अपने ही वजूद की सच्चाई से भागना चाहता हो, मगर हकीकत उसे जकड़ चुकी थी। ये मेरा बेटा है। उसकी आवाज़ में अब एक फुसफुसाहट में आ गई थी, जैसे वो खुद से सवाल कर रहा हो। मुस्कान ने भीगी आंखें उठाईं और बस हल्का सा सिर हिला दिया, और शिवा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो उसकी नन्ही नन्ही बंद मुट्ठियों को देखता रहा, उसकी हल्की हल्की चलती सांसों को महसूस करता रहा। अहम, शिवा जोशी, वो हौले से बुदबुदाया, जैसे सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। उसके वजूद का हिस्सा, उसका लहू, उसकी नस्ल, 3 साल पहले जिसे वो पीछे छोड़ आया था, वो आज उसके सामने था।
एक नन्ही सी जान की सूरत में। वो सांस लेना तक भूल गया, अपने दिल में उठते तूफान को समझ नहीं पा रहा था। और मुस्कान मुस्कान तो अब भी सहमी हुई खड़ी थी, रोती आंखों से उस इंसान को देख रही थी जिसने बरसों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। मगर आज उसकी दुनिया उसके सामने सांस ले रही थी। वक्त जैसे थम गया था। उसका दिल अजीब सी शिद्दत से धड़क रहा था। वो अपनी जगह पर जड़ हो गया, नजरें अपने बेटे पर टिकी रहीं। वो नन्हा सा वजूद जो उसके वजूद का हिस्सा था, वो एक झटके से बिस्तर के पास पहुंचा और झुककर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उस नन्ही सी जान को उसने अपने सीने से लगाया, एक अनोखा सा एहसास उसके अंदर समा गया। वो जो हमेशा कठोर रहा था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे, जिसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म खामोशी से सहे थे, वो शिवा जोशी आज अपनी औलाद को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा बेटा, मेरा अहम, वो धीमे से बुदबुदाया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह हकीकत है, कोई सपना नहीं। मुस्कान हैरानी से ये मंजर देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवा, जो 3 साल पहले उसे इस हाल में छोड़कर चला गया था, वो इस तरह लौटेगा। वो तो समझी थी अगर वो कभी वापस आया तो शायद इस बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर दे, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। अपनी जिद, अपनी बेरुखी, सब भूल चुका था। अपने बच्चे को बाहों में और भी जोर से कस लिया। नन्हा सा अहम जाग चुका था। शिवा के मजबूत बाजुओं में आते ही वो ऊंची आवाज में रोने लगा। उसकी नन्ही नन्ही मुट्ठियां हवा में बेतरतीब हिल रही थीं। उसकी आंखों में बेचैनी थी। शायद वो इस अजनबी इंसान को पहचान नहीं पाया था, जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे बेटे, मैं हूँ तुम्हारा पापा, शिवा ने कांपती आवाज में कहा और बच्चे के बालों में हल्के से हाथ फिराने लगा। मुस्कान के आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। वो बेयकीनी से ये सब कुछ देख रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। 3 साल पहले जो इंसान बेखबर था, वो आज अपनी औलाद के लिए इतना नरम कैसे हो सकता था। शिवा ने धीरे से बच्चे को झुलाया, मगर वो लगातार रोता जा रहा था। शायद उसके लिए ये छुअन नई थी, ये महक, ये बाहें, ये एहसास, ये सब कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा बेटा, शिवा की आवाज़ काँप गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। शिवा ने धीरे धीरे उसे मुस्कान की गोद में डाल दिया, जैसे वो कोई नाजुक सी चीज़ हो। मुस्कान ने फौरन अहम को थामा, उसके छोटे से जिस्म को अपनी बाहों में समेटा और फिर अगले ही पल उसके माथे को चूम लिया। शिवा ने गहरा सांस लेकर ये मंजर देखा, जैसे वो कोई चमत्कार देख रहा हो। उसके आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे। दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। अहम मुस्कान की छुअन और हल्के हल्के झूलने से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें नींद के असर से धीरे धीरे बंद होने लगीं। नन्हे नन्हे होंठ हल्के से खुले, सांसें धीमी पड़ने लगीं। वो एक बार फिर नींद की वादियों में चला गया, माँ की बाहों की हिफाजत में। शिवा ने गहरी सांस ली, फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने एक झटके से मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। मुस्कान चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी घबराहट थी। क्यों नहीं बताया मुझे? शिवा की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें सुलगती हुई आग थी। क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? क्यों नहीं बताया कि मेरी औलाद इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतना बड़ा भी हो गया है? जबकि मुस्कान को गुस्सा आया था। वो तो सब कुछ छोड़कर चला गया था, हर रिश्ता नाता तोड़कर। फिर आज किस हक से पूछ रहा था कि उसके बच्चे की खबर उसे क्यों नहीं दी गई? बताओ मुस्कान, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इस बात का हक नहीं रखते थे। उसने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। शायद माँ बनकर वो कुछ ज़्यादा ही बहादुर बन चुकी थी, वरना शिवा के सामने खड़े होने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि शिवा ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई थी। वो अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहती थी, मगर शिवा की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं रिश्ता तोड़कर गया था, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता था और ये बच्चा मेरा खून था। अगर खून था तो कभी आपने मुड़कर यहाँ के हालात की खैर खबर क्यों नहीं ली? मासी ने, अंकल ने आपको कितने कॉल किए थे, मगर आपने कभी फ़ोन नहीं उठाया, कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया। शिवा ने हैरानी से उसे देखा। झूठ मत बोलो मुस्कान। उसके लहजे में एक बार फिर वही सर्दी उतर आई जो 3 साल पहले उसकी पहचान थी। मुस्कान का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो वही शिवा था जो 3 साल पहले उसे रौंद कर गया था, वही सख्त, वही बेरहम, वही बेइंतहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुस्कान की आवाज़ कांप रही थी। हमने कोशिश की थी बताने की, मगर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आपने खुद सब कुछ नज़रअंदाज किया और अब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शिवा का दिल एक पल के लिए डगमगाया। क्या वाकई उसने खुद सब कुछ अनदेखा कर दिया? क्या वाकई वो इतना अंधा हो गया था कि उसे एहसास ही न हुआ कि पीछे बहुत कुछ बड़ा हो चुका है? और अगर मैं खुद न आता तो क्या तुम सारी ज़िंदगी मुझे मेरे बेटे के बारे में न बताती? वो कड़वाहट से बोला।
मुस्कान ने एक पल के लिए अपने बाजुओं में सोते हुए अहम को देखा। उसका दिल मचल उठा। अगर आप वाकई हमें जानने की ख्वाहिश रखते तो खुद लौट कर आते शिवा। मैंने किसी के रास्ते में दीवार नहीं बनाई थी, दीवार तो आपने खड़ी की थी। वो जब बोलने पर आई तो चुप नहीं हुई। वो जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो शिवा का सामना कर सके, मगर शायद हालात से लड़ते लड़ते अब वो थक चुकी थी, इसलिए वो बोल पड़ी। शिवा गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था मगर उन लम्हे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने गहरी नज़र अपने बेटे पर डाली और फिर कुछ सोच कर कमरे से निकलता चला गया। हवेली की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। डाइनिंग टेबल पर सीमा जी और जोशी साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरों पर बीते वक्त की थकान और गहरी लकीरें थीं। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट हुई। दोनों ने नज़र उठाई और जैसे ही सामने का मंजर देखा उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। शिवा जोशी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने बेहद रौबदार अंदाज में अंदर आ रहा था और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपनी प्लेट में नाश्ता निकालने लगा। नरमी से पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा और चाय का कप होंठों से लगाया, जैसे ये उसका रोज का रूटीन हो। तुम लौट आए हो? जोशी साहब की आवाज़ खोखली थी, जैसे उन्हें यकीन ना हो कि यह वही शिवा है जो 3 साल पहले पलटकर देखने तक का रवादार न था। शिवा ने बेमन से चाय का घूंट भरा और बिल्कुल सहजता से बोला, आ भी चुका हूँ और जा भी रहा हूँ, अपनी बीवी और अपने बेटे को लेकर। ये सुनना था कि सीमा जी के चेहरे का रंग लाल हो गया। वो फौरन सीधी होकर बैठी, आंखों में गुस्से की तीव्र लपटें थीं। कोई ज़रूरत नहीं, वो कड़वाहट से बोली। जब 3 साल तक तुमने मुड़कर नहीं देखा तो अब मेरी भांजी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तलाक दो उसे और हमारा पीछा छोड़ो। शिवा का हाथ चाय के कप पर रुका। अगले ही पल पूरी डाइनिंग टेबल जोरदार आवाज के साथ पलट चुकी थी। चाय के बर्तन जमीन पर गिरे, प्लेटें टूटी और नाश्ते की चीजें चारों ओर बिखर गईं। सीमा जी डर से अपनी जगह पर जम गईं। उनकी सांसें अटक गईं और आंखों में असीम दहशत थी। मैं वो 6 साल का शिवा नहीं जो तुम्हारी मार और तुम्हारी दहाड़ से डर जाए। उसकी आवाज़ इतनी गूंजदार थी कि पूरी जोशी हवेली कांप उठी थी। मैं वो शिवा हूँ जो अब 28 साल का हो चुका हूँ, जो तुम्हें पल भर में कुचल कर रख देगा। सीमा जी के हाथ कांपने लगे। उनके होंठ हल्की सी थरथराहट के साथ खुले, मगर कोई शब्द बाहर न निकल सका। जोशी साहब ने फौरन आगे बढ़कर शिवा का बाजू थामा। शिवा, ये क्या बदतमीजी है? शिवा ने एक झटके में अपना बाजू छुड़ाया और कड़ी नज़रों से उन्हें देखा। बदतमीजी? उसकी आवाज़ जहर से भरी थी। बदतमीजी तो तब होती जब मैं चुपचाप तुम लोगों की बात मान लेता, अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर चला जाता। जोशी साहब ने बेबसी से सीमा की ओर देखा जो अभी तक सन्न बैठी थी। उनका चेहरा शिवा के गुस्से के आगे सफ़ेद पड़ चुका था। अब जो होगा मेरे तरीके से होगा। शिवा की आवाज़ धीमी मगर गूंजदार थी। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा और न किसी के कहने पर उसे छोड़ूंगा। ये कहकर उसने एक नज़र कांपती सीमा जी पर डाली और लंबे लंबे कदम बढ़ाता वहां से निकल गया। पीछे सिर्फ जोशी साहब की गहरी सांसें और सीमा जी की बेबसी बची थी। और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। अपने पर्सनल असिस्टेंट के जरिए उसने 15 दिन के अंदर अंदर सारे मामले तय कर लिए। अपनी बीवी और बेटे का पासपोर्ट, वीजा सब बनवाया और उन्हें लेकर लंदन की ओर रवाना हो गया। मुस्कान ने बहुत विरोध किया, वो बहुत रोई। उसने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं जाएगी। जब उसे 3 साल पहले छोड़ दिया गया था तो अब लौटकर वो शख्स क्यों आया? अब क्यों हक जता रहा था? किस बात की धौंस जमा रहा था? मगर वो शिवा था जिसने न पहले कभी किसी की सुनी थी और न अब। वो जब लंदन के फ्लैट में दाखिल हुआ तो पूरा फ्लैट सन्नाटे की चपेट में था। मुस्कान छोटे से अहम को संभालने में हलकान हो रही थी, जो उसकी गोद से निकलने के लिए मचल उठा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को गोद में उठा लिया। वो अनजाने स्पर्श को महसूस करके एक बार फिर बिलखने लगा तो शिवा ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा था और गुस्से से बोला, तुम्हारी माँ ने कभी मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। बाप हूँ तुम्हारा। उसकी आवाज़ में वही रूखापन था, मगर ये सुनते ही अहम पल भर के लिए चुप हो गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। फिर अगले ही पल उसने अपने नन्हे से हाथ का थप्पड़ जोर से उसके गाल पर रख दिया, जैसे अपनी सारी जुदाई का बदला ले रहा हो। फिर उसे न जाने क्या हुआ कि उसने अपने बाप के गाल पर अपने गीले होंठ रख दिए। अहम, जिसकी इस प्रतिक्रिया पर मुस्कान ने घूर कर उसे देखा, दिल ही दिल में जलकर बोली, बाप का चमचा। जबकि शिवा उसे तुरंत ही अपनी बाहों में भींच चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन उसने मुस्कान की तरफ अपने कदम अभी तक नहीं बढ़ाए थे। वो उसे समय दे रहा था। आज भी एक मामूली सा दिन था। सुबह से वो अहम को संभालने में लगी थी जब अचानक शिवा घर के अंदर दाखिल हुआ, हाथों में फूलों का गुलदस्ता और केक लिए। वो सीधा अपने कमरे में गया जहां उसकी पत्नी उसके बेटे को संभाल रही थी। वहां उसने फौरन ही अहम को बहुत प्यार से अपनी गोद में उठा लिया।
उसके स्पर्श को महसूस करते ही अहम शांत हो गया और उसके कंधे से लगकर अपनी माँ को देखने लगा। अगले ही पल अहम को गोद से उतारकर बिना कुछ बोले शिवा घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और फूल अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाते हुए उसने अपनी सारी जिद, अपना सारा अहंकार भुला दिया। अतीत को किसी गहरे सपने की तरह भुलाकर उसने वो फूल उसके कदमों में रख दिए और भीगे लहजे में बोला, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं, सिर्फ एक माफ़ी का शब्द तुम्हें मेरी तरफ मोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वो एक पल के लिए रुका। आंखों में हल्की चमक के साथ उसने अहम को देखा। देखो ना, हमारा अहम कितना अकेला है, मैं उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लाना चाहता हूँ। मुस्कान उसकी बात सुनकर एकदम लाल पड़ गई थी। कहने को तो उसके पास कई शिकवे थे, लेकिन उसके लब खामोश हो गए। उसकी नज़र अपने बेटे पर गई जो अपने बाप के कंधे से लगा अब गहरी नींद में सो चुका था। यही एक मौका था जब मुस्कान हार गई थी। बेशक उसने 3 साल बहुत तकलीफ में गुजारे थे, लेकिन वो अपने 1.5 साल के बच्चे के लिए सब कुछ भूल गई। एक माँ की ममता तड़प उठी और उसने फौरन वो फूल उठाकर एक तरफ रख दिए और शिवा के सीने से लग गई। ये उसका जवाब था कि वो एक नई जिंदगी के लिए तैयार थी। और फिर शिवा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुस्कान ने नहीं की थी। वो उसे सर आंखों पर बिठाता था, अपनी हर गलती की हर रात माफ़ी मांगता था, और अब मुस्कान भी उसे माफ़ करके अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।